हाँ। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू 14th लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स या रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो पिछले क्लास में हम कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का काइनेमेटिक्स डिस्कस कर लिए थे और वर्क एनर्जी थ्योरम भी डिस्कस कर लिए थे। काइनेटिक एनर्जी का भी डिस्कशन हो गया था, है ना? तो क्या वर्क एनर्जी थ्योरम का और भी सवाल सब करना पसंद करोगे क्या? इतना तो जरूरत नहीं है। चलो। हम्म हम्म क्या? क्या? सुनिएगा मेरी बात। क्या रखिए? स्फेयर रख लेते हैं। स्फेयर का मास m और रेडियस r, सॉलिड स्फेयर। इसको यहाँ पर हम v वेलोसिटी दे दिए, ठीक है। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब टू प्रिवेंट स्लिपिंग, टू प्रिवेंट स्लिपिंग, ठीक है सर। और फाइनली जो है डिस्क किसी हाइट तक गया। अच्छा, मतलब अगर हम इसका रेडियस को ठीक ठाक मानेंगे तो हम हाइट यही लेवल पे ले लेते हैं। रुक जाओ, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय सेंटर ऑफ मास, यही पूछ लेते क्या? फाइंड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। वी तो दे दिए ना, बताओगे क्या? राइट। हाँ जी। तो मैक्सिमम हाइट कब रीच होगा? जब जाकर के स्फीयर ऊपर जाना बंद कर देगा, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। और अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, लो, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया और प्योर रोलिंग हो रहा था, तो ओमेगा भी जीरो हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक में अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस। प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन कोई वर्क करेगा नहीं, क्योंकि जहां लग रहा है वहां पर स्लिपिंग नहीं हो रहा है, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? माइनस mgh, यहीं से हाइट लिए हैं, इसी लेवल से। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। और इनिशियल एक ही बार में आईसीआर के अबाउट लिख लें, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन के बदले एक ही बार में। तो आईसीआर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 2/5 mr² प्लस mr², नहीं, दैट इज 7/5 mr²। ओके, प्योर रोलिंग हो रहा है तो आईसीआर बॉटम मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, इनटू ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, भी कट गया, नहीं? तो ये हो गया 10gh/7, नहीं? ओहो, ओहो। तो h का वैल्यू कितना हो गया? 7/10r² ओमेगा² बाई g, या 7v² बाई 10g, नहीं? दैट इज योर मैक्सिमम हाइट, दैट इज योर मैक्सिमम हाइट। इज दैट ओके? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? आगे बढ़े।
देखो सुनिएगा मेरी बात, ऐसा सरफेस है, ओके, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस इज रफ, एंड दिस, इसके बाद जो है दिस इज स्मूथ, ओके। क्या कर रहे हैं, एक स्फीयर है सर, मास m, रेडियस r, ठीक है, और उसको यहाँ से h हाइट से रिलीज किए हैं। h इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू r, मतलब r को h के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा माना जा रहा है। और लेफ्ट हाफ में फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट इन लेफ्ट हाफ, ठीक है, लेफ्ट हाफ में फ्रिक्शन सफिशिएंट है, ओके। और आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट रीच्ड, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्फीयर इन सेकेंड हाफ, मतलब ये दूसरे साइड में जाएगा ना, तो मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा, यहां से रिलीज किया गया, ठीक है सर। हम देखिए जरा करके सर, सॉलिड स्फीयर है, सुनिएगा मेरी बात। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमको एक बात बता दीजिए, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि दिस इज अ रफ सरफेस, दिस इज अ रफ सरफेस, और ये कोई स्फीयर है, इसको आगे की तरफ v वेलोसिटी दे दिया और इधर की तरफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दे दी, ठीक है, रफ सरफेस से प्योर रोलिंग करते हुए जा रहा है। तो जब वो अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचेगा तो वहां जाकर के क्या होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और ओमेगा भी 0 हो जाएगा, हाँ है ना, फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा और ओमेगा भी, इधर ओके, पक्का। तो फाइनल वेलोसिटी को 0 होने का बात तो समझ में आता है, ग्रेविटी नीचे होगा नहीं, या ऊपर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन भी जो होगा वो इस दिशा में होगा नहीं, और इधर mg का एक कंपोनेंट भी कोई ना कोई साइन थीटा कॉस थीटा जो भी कह लो वो आएगा, उसके स्पीड को धीरे धीरे घटा रहा होगा, है ना, बोलो। और इस ओमेगा, चूंकि ओमेगा इधर की तरफ था, फ्रिक्शन नीचे लगा दिया क्या, फ्रिक्शन नीचे तो नहीं लगेगा, अगर फ्रिक्शन नीचे लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, उसका ओमेगा बढ़ने लगेगा नहीं, तो दैट मीन्स फ्रिक्शन का दिशा जो है हम लोग गलत लिखा कर दिए हैं, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। अब mg साइन थीटा और फ्रिक्शन में से mg साइन थीटा डोमिनेटिंग होगा पक्का, इसीलिए इसका स्पीड ओवरऑल धीरे धीरे घट के 0 हो जा रहा है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है और फ्रिक्शन का टॉर्क इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसके ओमेगा को घटाएगा, घटाते घटाते 0 कर देगा, इधर ओके, क्लियर है क्या बात, पक्का। फ्रिक्शन अगर नीचे लगता तो क्या समस्या होता कि फ्रिक्शन का टॉर्क ओमेगा को बढ़ाता, जबकि ऐसा हो नहीं रहा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका भी घटेगा, और प्योर रोलिंग हो रहा है तो ओमेगा भी इक्वल टू आर ओमेगा है, तो भी घटेगा तो ओमेगा भी घटेगा, है ना। तो दैट मींस फ्रिक्शन जो ओमेगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क दे रहा होगा, और फ्रिक्शन अगर इधर लग रहा होगा तो mg sin थीटा नीचे लग रहा होगा, क्योंकि दोनों अगर ऊपर ही लग जाए तब तो फिर स्पीड बढ़ते रहेगा, mg sin थीटा वैसे भी दिख रहा है कि नीचे ही लगेगा, इधर ओके, इसका स्पीड घटते रहेगा और ओमेगा भी घटते जाएगा, इधर ओके। अब सुनिएगा मेरी बात, अगर यहीं पर ये इलाका स्मूथ होता तो ये फ्रिक्शन नहीं आता, तो mg sin थीटा उसके स्पीड को तो घटाता, लेकिन ओमेगा को चेंज करने के लिए कोई भी, क्योंकि mg sin थीटा का टॉर्क तो
सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 हो जाएगा। तो फ्रिक्शन तो है नहीं, तो फिर ओमेगा को घटाने के लिए कोई टॉर्क मिलेगा नहीं, अल्फा भी मिलेगा नहीं, तो कष्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर ये स्मूथ होगा तो mg sin थीटा तो घटते घटते mg sin थीटा वेलोसिटी को तो घटा देगा, लेकिन ओमेगा को घटा। तो यहाँ पर वही चीज है, जब ये बॉल यहाँ पे आएगा, जब ये बॉल यहाँ आएगा, it will have some velocity and some omega, yes or no? So that velocity and that omega can be found by work done by gravity is equal to k final minus work done by gravity almost mg h r का वैल्यू बहुत कम है, तो ये हाइट को h ही मान लेते हैं, h माइनस r होता वैसे, लेकिन उसको h ही मान लेते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया mg h। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ इंटू 7/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को एक ही बार में लिख लिए, प्योर रोटेशन अबाउट ICOR, है ना। और इनिशियल तो 0 है, तो यहाँ से mm कट जाएगा, तो 10g बाय 7 r² का दैट इज ओमेगा, यहाँ पे आ गया। या फिर r को उधर लेके चले जाएंगे तो v का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 10gh/7, ओके। लेकिन इसके बाद जब ये ऊपर जाएगा, राइट हाफ का बात कर लेते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, ऊपर जाने के बाद जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वहां तो रुकना पड़ेगा इसको, तभी वो मैक्सिमम हाइट, नहीं तो फर्दर और ऊपर जाए। तो यहां जाकर के v फाइनल तो, लेकिन क्या ओमेगा भी 0 होगा क्या, क्योंकि अब तो ये तो स्मूथ है, तो भाई इसके ओमेगा को यहाँ पर देख लीजिए, फ्रिक्शन था तभी ना उसके ओमेगा को अपोज करके घटा रहा था, यहाँ पर तो फ्रिक्शन है नहीं, और जो mg है वो तो सेंटर ऑफ मास से गुजरा, उसका कोई टॉर्क होगा नहीं। ओमेगा को घटाने के लिए अल्फा चाहिए, अल्फा के लिए टॉर्क चाहिए, टॉर्क देने वाला कोई, तो माने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, लेकिन ओमेगा जितना था उतना ही रहेगा, दैट इज अंडर रूट 10gh/7 r², यस और नो, बोलो। तो फाइनल में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0। तो अब जब हम लोग इस हाइट को मान लेते हैं h1, इस हाइट को मान लेते हैं, और हम लोग A से B पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम A टू B, A से B तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू K फाइनल माइनस, यस और नो। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस mg h1। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल 0 हो जाएगा, लेकिन रोटेशनल 0, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, सेंटर ऑफ मास, तो लिखोगे हाफ इंटू 2/5 mr² इंटू ओमेगा, कौन सा, ये वाला ना, ओमेगा स्क्वायर मतलब 10gh/, यस और नो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो हो जाएगा, ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ICOR के अबाउट सीधे यही वाला ना, बोलो। ये जो यहाँ का फाइनल है वो सेकंड हाफ के लिए इनिशियल हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या लिख लें, हाफ इंटू 7/5 m r² ओमेगा स्क्वायर को सिंपली ये लिख लेते हैं ना, 10gh/7, हाँ है ना। इसे तुम भी सही है कह रहे हो, हाँ ठीक है, वो सही कह रहे हो, लेकिन चलो अब लिख दिए तो लिख दिए। 7/5 m r² ओमेगा स्क्वायर को सिंपली लिख देते हैं 10gh/7। नहीं, ये कह रहा आदित्य, क्या कह रहा है ना कि सर काहे काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी जो mgs था वही तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी हुआ होगा, और देखो कट करके 7 7 10 10 कट गया, तो mgh ही है ना, तो इसीलिए इतना करने का जरूरत नहीं है। वो कह रहा था यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो mgh के बराबर ही आएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखिएगा सर, तो ये तो हो गया mgh, माइनस साइन को इधर ले आते हैं, तो h1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, mgh अब माइनस ये वाला चीज कितना हो जाएगा,
2/7 ना, 2 कट गया, तो 2/7 R² भी कट गया, mgh डिवाइडेड बाय mg। कैलकुलेशन देख लो, है ना। तो ये कितना हो गया, 5/7h। इज दैट ओके? बोलो। तो ये हो गया सर। यहाँ पर देखिएगा ये चीज जो लिखा हुआ है, ये फाइनल है माइनस ये इनिशियल है, यहाँ पर वाला इनिशियल लिख लीजिए इसको। समझ में आया बात कि कंफ्यूजन है? वैसे टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को mgh लिख दो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को mgh1 लिख दो, और काइनेटिक एनर्जी लिख दो उसमें। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू फिर यहाँ से ओमेगा निकालना पड़ेगा। नहीं समझे मेरा बात? माने आप अगर चाहें तो आप यहाँ से यहाँ तक, चूंकि फ्रिक्शन तो काम कर नहीं रहा, सिर्फ ग्रेविटी काम कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को लिख दीजिएगा mgh, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को mgh1, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में यही वाला चीज जो है वो रख देना, ये वाला ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला चीज पूरा अगर रख देंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी में, तो ये 2 कट जाएगा, और ये R² कट गया, 2 कट गया ना, हाँ 2/7, तो 2/7 mgh फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो आ रहा है। और यहाँ से फिर h1 का वैल्यू देखोगे तो 1 - 2/7 दैट इज 5/7 आएगा। इज दैट ओके? तो ये चीज जो हम लोग के क्या किए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्यों कर लिए? क्योंकि फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक, डन। चल, तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग डायनेमिक्स ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। भाई देखोगे ना अगर तुम, तो पूरा चैप्टर का सीक्वेंस तुमको समझ में आएगा। जब हम लोग प्योर रोटेशन पढ़े तो उसमें भी पहले प्योर रोटेशन का काइनेमेटिक्स पढ़े, फिर प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी पढ़े, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े, डायनेमिक्स पढ़े। तो अब कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का काइनेमेटिक्स पढ़ लिए, काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिए, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिए, अब डायनेमिक्स। ठीक है सर। तो बेसिकली इसमें क्या पढ़ना है कि किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाए, और रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों के लिए फ्री है, कहीं पे हिंज वगैरह नहीं किए, एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स नहीं किए हैं, तो फिर बॉडी का ACM क्या होगा, अल्फा क्या होगा, यही सब के बारे में। ठीक है सर। काफी थके थके से लग रहे हो तुम लोग। नींद भी आ रहा है, सवाल से समझते हैं। अच्छा, हमारे पास टूल्स क्या क्या होगा इसमें? पहला फोर्स एनालिसिस। फोर्स एनालिसिस मतलब क्या हुआ कि F बराबर M इंटू ACM, है ना। दूसरा टॉर्क एनालिसिस, है ना, नहीं, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। और तीसरा जो कंस्ट्रेंट मोशन होता था वही यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे टॉर्क जब जब एक्सिस हम फ्री रखते हैं तो टॉर्क का बराबर बराबर I अल्फा किस पॉइंट के अबाउट लगाना ज्यादा सुविधाजनक होता है? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। अगर हिंज है तब तो हिंज के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करोगे बेहतर है, लेकिन अगर बॉडी हिंज नहीं है तो आपको टॉर्क एनालिसिस हमेशा, आपको तो हमेशा आप गांठ बांध लीजिए कि आपको हमेशा अगर बॉडी हिंज नहीं है तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस के बाद टॉर्क इक्वल टू अल्फा करना है। अदरवाइज फिर आप स्यूडो को हैंडल करना भूल सकते हैं, इसमें धोखा से भूल भी जाइएगा तब भी आंसर आता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसको ले लेते हैं हम लोग एक डिस्क, नहीं ये क्या है, एक
डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है, जिसका मास m है और रेडियस r है, और हम लोग इधर की तरफ एक फोर्स F लगा दिए, हम लोग इधर की तरफ एक फोर्स F लगा दिए। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन इज sufficient, friction is sufficient to prevent slipping, to prevent slipping, स्लिपिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन सफिशिएंट है। एफ फोर्स लगा दिए। अब हम आपसे पूछें कि फाइंड ACM अल्फा एंड फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन द डिस्क। प्योर रोलिंग हो रहा है, तीनों चीज बताना है, हम ही बताएंगे, आप थोड़ा देर के लिए पेन को विराम दीजिए, ठीक है। जब भी इस तरीके का सवाल करना होगा, बस मतलब फोटो तो कम से कम बना लीजिए, सॉल्यूशन में आप अलग फोटो बनाइएगा, ठीक। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन करना होता है डायनेमिक्स का, तो डायनेमिक्स में तो पहला काम है कि फोर्स आइडेंटिफाई करो और FBD बनाओ। तो फोर्स में आप हमको जरा बताइए कि क्या क्या फोर्स आएगा। नीचे की तरफ mg, ओके बहुत अच्छे, और ऊपर की तरफ नॉर्मल, और एक फ्रिक्शन, नहीं पीछे रखना चाहते हो, ठीक, तुम जो भी कहोगे वही मन। अरे मक्खी, हम पीछे मान लेते हैं, मान लो तुम्हारा बात अगर गलत हुआ तो ये नेगेटिव आ जाएगा। चूंकि ये स्फीयर है तो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तो नॉर्मल सेंटर से ही गुजरेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ना, ठीक है। और तो कुछ नहीं, और एक्सेलेरेशन वगैरह एज्यूम करना पड़ेगा क्या हम लोगों को? तो इधर की तरफ मान लेते हैं ACM, और अल्फा किधर होगा? क्लॉकवाइज सेंस में, फोर्स का भी और फ्रिक्शन का भी, दोनों का तो इधर ही, तो अल्फा इधर मान लेते हैं, मानना पड़ेगा। अच्छा, तो प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन होगा, सो बता दीजिए हमको। ट्रांसलेशन की वजह से बॉटम मोस्ट पॉइंट को क्या मिलेगा? आगे की तरफ ACM है ना, और रोटेशन की वजह से पीछे की तरफ R अल्फा, पीछे की तरफ, और नीचे में क्या है? ग्राउंड, नीचे में क्या है? तो क्या लिखेंगे हम लोग? ACM माइनस R अल्फा दैट इज 0। तो एक इक्वेशन यहां से हमको मिल गया, है ना। क्या प्योर रोलिंग के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए ग्राउंड पे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा ग्राउंड पे, तो ओमेगा स्क्वायर R तो ऊपर की तरफ होगा, हाँ। वेलोसिटी नेट जो होना चाहिए ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड का 0 तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का भी 0। रोलिंग का कंडीशन ये नहीं है, रोलिंग का कंडीशन ये है VCM माइनस R ओमेगा बराबर 0। इसी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ACM बराबर R अल्फा हो जाएगा, ACM माइनस R अल्फा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक, तो पहला काम तो हम प्योर रोलिंग ही लिख लिए। दूसरा, फोर्स एनालिसिस का इक्वेशन क्या लिखना चाहिए बताओ तो जरा। आगे की तरफ F और पीछे की तरफ फ्रिक्शन, F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू M इंटू ACM, है ना। टॉर्क एनालिसिस सर बोले हैं एकदम रट के कि कहाँ के अबाउट लिखो। देखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखते हुए भी ना एक शूडो आता है, लेकिन वो कंसेप्ट हम बार बार तुमसे छुपा ले रहे हैं कि फर्जी बात है, मतलब छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा जब हम लोग बात किए थे ना, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा का जब भी शायद डेरिवेशन किए होंगे हम आपको, तो उसमें एक्सिस को फिक्स कर दिए थे, उसमें हम लोग एक्सिस को फिक्स कर दिए थे। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट वैलिड है। अब अगर हम मान लो हम यहाँ कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास तो आगे जा रहा है, मतलब हम यहाँ पर क्या कर लिए हैं, वहां बैठ गए हैं, तभी वो हमारे लिए रुका हुआ रहेगा। जिस भी पॉइंट के बाद टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा करो वो तुम्हारे लिए रुका हुआ, बस बेसिकली तुम वहां जाकर के बैठ करके देख रहे हो, ठीक, उसी के अबाउट पूरा रोटेशन हो रहा है, ठीक। तो तुम यहाँ जैसे ही बैठ गए तो तुम तो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ गए, तो इस बॉडी पे एक शूडो आ जाएगा जो कि हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, है ना। लेकिन चूंकि ये स्यूडो फॉर सेंटर ऑफ मास पे आता है और तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट की टॉर्क लिख रहे हो, तो तुमको उसका टॉर्क
दिखेगा नहीं। ठीक है क्या? क्लियर है बात? अगर मान लो तुम यहां से बैठ करके देखते हो तो एफबीडी में इधर एफ लिख देते और इधर फ्रिक्शन लिख देते। अब बोलते कि अब बॉडी का सेंटर ऑफ मास आगे नहीं जा रहा लेकिन बॉडी अल्फा से रोटेट कर रहा है, तुम ऐसा बोलते है ना? तो ट्रांसलेशन का इक्वेशन तो अभी भी तुम लिखोगे एफ माइनस फ्रिक्शन माइनस एम ए बराबर 0। वही तुम यहां भी लिखो एफ माइनस फ्रिक्शन माइनस एम ए बराबर 0। और रोटेशन का जो इक्वेशन लिखोगे उसमें फोर्स का और फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, शूडो का आएगा ही नहीं। तो एम ए को अगर तुम भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन सच्चा तरीका यही है। तो खैर हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं उस पर आते हैं। ये जो हम लोगों ने लिखा वो कौन सा एनालिसिस लिखा? फोर्स। और टॉर्क वाला में क्या लिखेंगे सर जी, बताइए जरा। टॉर्क एनालिसिस में क्या लिखेंगे? एफ इंटू आर और फ्रिक्शन इंटू आर। फोर्स का टॉर्क किधर? क्लॉकवाइज सेंस और अंदर की तरफ डायरेक्शन, और फ्रिक्शन का टॉर्क भी क्लॉकवाइज सेंस और अंदर की तरफ डायरेक्शन। तो एफ इंटू आर प्लस फ्रिक्शन इंटू आर दैट इज इक्वल टू तरीका आई कितना? एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। यस और नो? 1 2 3 तीन इक्वेशन हो गया। वेरिएबल क्या क्या है? ए, अल्फा और फ्रिक्शन, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन। सॉल्व हो जाएगा? सॉल्व थोड़ा कर लें क्या? यहाँ पे फ्रिक्शन कैसे मिट गया जी? मक्खी, बड़े लाइक मक्खी है। एनीवे सुनिएगा मेरी बात। अच्छा इसको ऑन कर दें। मौत का लाइट, मक्खी के मौत का लाइट। ठीक है, मक्खियों का यमराज। एनीवे जोड़ दे। सुनना, एक आर कट गया, दिख रहा है? आर अल्फा की जगह पे ये रख दे। ये एफ माइनस एफ बराबर एम ए, कैपिटल एफ प्लस एफ बराबर एम ए बाई 2। दोनों को जोड़ दिया, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कट गया। क्या हुआ? हाँ सर उड़ गया। अबे बेसिक कैलकुलेशन 4f बाई 3m दैट इज योर एसीएम, है ना? एसीएम का वैल्यू आ गया सर। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए बाई आर। अल्फा हो जाएगा ए बाई आर, तो ये कितना हो जाएगा? 4f बाई 3m आर। यस और नो? ओके बोलो पक्का? और फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा निकालो ना, तुम लोग तो होशियार आदमी हो। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? आओ, अरे माइनस आएगा पक्का। कहाँ मच्छर बैठा। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? कैपिटल एफ माइनस एम ए, नहीं तो कैपिटल एफ माइनस एम ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4f बाई 3, तो दैट इज माइनस एफ बाई 3, माइनस एफ बाई 3। तो नेगेटिव साइन बता रहा है कि हमने जो डायरेक्शन लिया वो गलत लिया, असल में फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा। इस पर भी चर्चा करेंगे डिटेल में, चिंता मत करो कि क्यों आगे है पीछे क्यों नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, मन तुम्हारा कह रहा था कि पीछे होगा लेकिन पीछे नहीं है, ऐसा क्यों है इस पर चर्चा किया जा सकता है। पहले तो इसको लिख लीजिएगा माइनस साइन इंडिकेट्स कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन गलती लिए हैं, असल में उसके उल्टा में फ्रिक्शन लगेगा। अब चर्चा थोड़ा करते हैं कि आखिर फ्रिक्शन क्यों पलट गया, मतलब तुम्हारा डायरेक्शन क्यों सही, हमारा जो शुरू में जो लिए थे वही डायरेक्शन क्यों नहीं होगा? नहीं शुरू में नहीं, माने तुम जो बोले, तुम्हें ना बोले कि पीछे लेने, तो फ्रिक्शन पीछे ले लिए लेकिन आंसर वो गलत है, फ्रिक्शन तो आगे है। ऐसा क्यों हुआ? कौन डिसाइड करेगा फ्रिक्शन का दिशा? इस पर चर्चा कर लेंगे। आइए, ठीक है सर। तो एक बार ना हम इस सवाल को 3 बार करवाते हैं तुमसे, ठीक है? फिर हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अब हम यहाँ फोर्स लगा दे रहे हैं सर, ठीक है? R बाई 2 पे, ठीक? वही डिस्क है, मास m रेडियस r, ठीक?
फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड एसीएम अल्फा एंड फ्रिक्शन। एसीएम बताओ, अल्फा बताओ और फ्रिक्शन बताओ। जल्दी में करके बताओ, जल्दी, गोली की गति से। आ गया क्या आंसर? क्या बनाया बीडी में, किधर बनाया, क्या क्या चीज बताओ जरा। mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, नहीं ठीक है, और फ्रिक्शन पीछे। गलत होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। एसीएम आगे की तरफ और अल्फा क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। और रोलिंग का कंडीशन क्या हो जाएगा सर, एसीएम आगे और आर अल्फा, और यहाँ पे ग्राउंड रेस्ट पे, तो एसीएम माइनस आर अल्फा क्या हो जाएगा, 0। यस और नो। और इक्वेशन फोर्स का क्या लिखाएगा, F माइनस फ्रिक्शन बराबर m इंटू एसीएम, नहीं, और F माइनस फ्रिक्शन बराबर m इंटू एसीएम। और टॉर्क का इक्वेशन क्या लिखाएगा, F इंटू आर बाई टू माइन प्लस ना, सॉरी, फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में, अब फ्रिक्शन का भी क्लॉकवाइज, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर रहे हैं ना, तो प्लस फ्रिक्शन इंटू आर, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। यस और नो। आर से आर कट गया, आर अल्फा का वैल्यू कितना है, एसीएम रख देंगे। अब इस सबको देख लो, कैलकुलेट है। एक आर कट गया, आर अल्फा की जगह पे ये रख दिए, इसको जो रिफ्लेक्शन फ्रिक्शन कट गया, कितना आ गया, 3f बाई टू, एफ प्लस एफ बाई टू इज इक्वल टू एम ए, है ना। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, एफ बाई एम, ए का वैल्यू एफ बाई एम, और अल्फा का वैल्यू एफ बाई एम आर। अच्छा, ए का वैल्यू एफ बाई एम रख दोगे अगर, तो एम एम कट जाएगा, यहाँ कैपिटल एफ आ जाएगा, तो दैट मीन्स फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सुनो ना, एक बार सेम काम करना है आपको घर पे जाकर के, इसको r बाई 4 ले लीजिएगा, ठीक, और देखिएगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या आता है। अभी जैसे पिछला बार में फ्रिक्शन फॉरवर्ड आया था, अभी फ्रिक्शन क्या आ गया, 0। अब ये यही काम r बाई 4 पे कीजिएगा, ठीक, तो पता चलेगा आपको कि फ्रिक्शन पीछे आएगा। और फिर घर पे सोचिएगा कि आखिर फ्रिक्शन क्यों बदल रहा है अपना डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो बदल ही रहा है, डायरेक्शन क्यों बदल रहा है, इस पे सोचिएगा। अगली क्लास में घनघोर डिस्कशन होगा इन सब चीज़ों पे, ठीक है। डायनेमिक्स ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, आज तो नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा सवाल है कराना, बट समय का थोड़ा सा फाइट हो गया। ये अभी भी r बाई 4 मत लिख लेना जी, अभी में r बाई 2 ही लिखना, होमवर्क में इसी चीज को r बाई 4 लिख करके करना है, सेम चीज, तीनों चीज पता करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डायनेमिक्स कंप्लीट करेंगे।